हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बिहार दरोगा का जीनियस प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित है। जो लोग भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमारा आज का पहला सवाल हो जाएगा कि डीबीएस गुहा के नवीनतम प्रचलित मत के अनुसार भारत के आरंभिक जातियों के विन्यास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में बांटा है रामचंद्र गुहा ने। और वो 6 वर्ग कौन कौन से हैं? तो निग्रोइड है, भूमध्य सागरीय है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, अल्पाइन, मंगोलियन और आर्य है। इन 6 कैटेगरीज में रामचंद्र गुहा ने आरंभिक जातियों के विन्यास को बांटा है। एक बार फिर से सुन लो, निग्रोइड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, अल्पाइन, मंगोलियन और आर्य। दूसरा सवाल है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ऋग्वैदिक ग्रंथ एवं साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। बिंदुसार के शासन काल में कहां पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हुआ था तक्षशिला में विद्रोह, और उसका पुत्र जो सुसीम था वो उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था, तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और सुसीम के असफल रहने के पश्चात उज्जैन के तत्कालीन सूबेदार अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो सबको पता होगा कि नागर शैली, उत्तर भारत में जो शैली विकसित हुई उसको नगरा सिस्टम या नगरा स्टाइल कहा जाता है। नागर शैली और टेम्पल आर्किटेक्चर। भारत में गुप्त काल से मंदिर निर्माण के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, और आरंभ काल के मंदिर जो है सपाट छत वाले होते थे, और धीरे धीरे इनमें शिखरों का निर्माण हुआ। और ये जो नागर शैली आज आप पढ़ते हैं, देखा जाए तो इसका संपूर्ण विकास सेवेंथ सेंचुरी के आसपास हुआ था। और दक्षिण भारत में कौन सी विकसित है? तो द्रविड़ शैली है। अब वेसरा कहाँ पर है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के वेसरा टेम्पल आर्किटेक्चर था, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय राज्यों में देखने के लिए मिलता है। चंगेज खान किस देश का निवासी था? तो चंगेज खान, जिसको जेंघिस खान भी कहा जाता है, इसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, और ये मंगोलिया का निवासी था। राइट आंसर बी हो जाएगा। और चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को हराया था। उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी का चंगेज खान से सिंधु नदी तक पीछा किया था। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है कि चंगेज खान जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? तो इल्तुतमिश था। याद रखेंगे। बहमनी राज्य निरंतर संघर्ष में किस राज्य से व्यस्त रहता था? यानी कि बहमनी राज्य का संघर्ष किस राज्य के साथ चलता था? तो जो बहमनी साम्राज्य था उसका विजयनगर के साथ हमेशा एक कहिए कि संघर्ष चलता रहता था। और ये संघर्ष कहाँ चलता था? तो रायचूर दोआब के आसपास। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने और कौन सी किताबें लिखी हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक्स लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। कलकत्ता, जिसे आजकल हम कोलकाता कहते हैं, इस शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉब चार्नक। तो जॉब चार्नक ने सुतनौती में एक कोठी खोली थी 1698 ईस्वी में। अंग्रेजों का सुतनाती, जिसको कलिकत्ता उस वक्त कहा जाता था, और ये कालीघाट कोलकाता था, एवं गोविंदपुर, ये 3 गांवों की जमींदारी मिली थी। याद रखेंगे, सुतनाती, कलिकता, जिसको कालीघाट कहते थे उस वक्त, और गोविंदपुर, ये 3 गांवों की जमींदारी उनको मिली थी। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। कालांतर में जब जॉब चार्नक ने यहाँ कलकत्ता शहर का निर्माण कराया था। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये प्लासी के युद्ध के पहले की घटना है, और ये 20 जून 1756 को हुआ था। तो एक तरीके की कोठी थी जिसमें 146 कैदियों को रखा गया था। 21 जून को उसमें मात्र 23 बचे थे, और इस घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल एपिसोड के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आधुनिक भारत के इतिहासकार गुलाम हुसैन ने समकालीन भारत की रचना सियार उल मुख्तरीन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। याद रखेंगे, ये अंग्रेजों ने ऐसा कहा था, लेकिन किसी भी भारतीय इतिहासकार ने इस तरह की घटना से इनकार किया है। लेकिन अंग्रेजों
अंग्रेज जो थे वो इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किए थे उस वक्त। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। अपने प्रस्ताव की योजना यह थी कि यह एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। उसके विचार मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसमें किसकी बात रखी गई थी? तो स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग प्रस्ताव पारित किया गया था। याद रखेंगे, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये मार्च 1919 को आतंकवादी अपराध अधिनियम या रॉलेट एक्ट या काला कानून पारित किया गया था। मार्च 1919। आप डेट याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी बहुत पूछती है डेट के साथ। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। भारतीय नेताओं के, खास करके गांधी ने काला कानून कहा था। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्धसंघीय, एकात्मक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्धसंघीय और संघीयत हो जाएगा। भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, क्वासाई फेडरल जिसको आप कहते हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति नरसंहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाति नरसंहार के स्वरूप जो मरे लोग थे वो यहूदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो इसके मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली। ऑप्शन डी हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अलग स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में प्रस्तुत की थी, लेकिन रहमत अली ने 1933 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये परिकल्पना सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस वक्त ये पढ़ते थे और पाकिस्तान शब्द का उद्घोषणा किया था। और 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और पाकिस्तान योजना को सर्वप्रथम आंशिक मान्यता जो है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना से मिली थी। रहमत अली के पाकिस्तान शब्द में याद रखेंगे, ये जो आप पाकिस्तान पढ़ते हो इसमें किस किस का मेल है, किसको किसको लेकर के बनाया गया है। तो आपका पी से पंजाब प्रांत था, ए से अफगानिस्तान था, के से कश्मीर था और के से कश्मीर था, एस से सिंध था और आपका तान जो है वो बलूचिस्तान से लिया गया है। ठीक है ना, तो इतनी चीजों का समागम से चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अपातानी आदिवासी के लोग रहते हैं? याद रखेंगे, अपातानी आदिवासी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में पाए जाते हैं। हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? यानी कि इनमें से किस उद्यान में हाथी एक प्रसिद्ध जानवर के रूप में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1991-92 में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। वर्तमान में देश के 14 राज्यों में प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। याद रखेंगे, 14 राज्यों में प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है और ये 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। मिट्टी के पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण संचालित। ये तो आपका राइट आंसर मृदा इसको हम अपरदन कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा मृदा अपरदन। तो गुरुत्वाकर्षण संचालित वो प्रक्रिया है जिसमें
ठोस तथा तलछट मिट्टी, पत्थर के टुकड़े इत्यादि ढाल की ओर गमन करते हैं, इसको हम अपरदन कहते हैं। ये परिभाषा हुई अपरदन की। भारत में सर्वाधिक भूमि किस मृदा का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है पता होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 93% भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, और इसमें मतलब कि 45% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे आप एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आपको बताना है कि थीन बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी पर। राइट आंसर सी है। इस परियोजना से पंजाब राज्य लाभान्वित होता है। भारत के पैरादीप और कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो पैरादीप क्या है? ये पूर्वी पर है और कांडला पश्चिमी पर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो भारत के पैरादीप कांडला बंदरगाह उड़ीसा गुजरात राज्य में स्थित है। पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य स्थित है, जिसका प्रमुख बंदरगाह पैरादीप है। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? इनमें से आपको बताना है कि दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून तोड़ा था इन्होंने 1930 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो ये रामेश्वरम द्वीप है, और पंबान चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इसको रामनाथापुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है रामेश्वरम। कौन से जिले में पड़ता है? तो रामनाथपुरम जिले में पड़ता है ये। राइट आंसर बी हो जाएगा रामेश्वरम। लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है? लोक लेखा समिति का बेसिक मूल आधार है दोस्तों संविधान, निकायों, ट्रेडिंग, विनिर्माण स्कीम और परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। हिमपात तब होता है जब वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे चला जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। तो हिमपात या हिमवृष्टि उस समय होती है जब आर्द्रता युक्त वायु का तापमान शून्य अर्थात हिमांक से नीचे आ जाए। हिमांक से नीचे तापमान पर क्रिस्टलों के ऊपर तरल जल का आवरण होता है, और हिमपात की ऊंचाई निम्न अक्षांश में अधिक और उच्च अक्षांशों में कम होती है। निम्न में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है, और बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में धाराओं का स्थल मंडल और मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। तो हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं के अस्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ब्राजील से होकर के गुजरती है। वे देश जहां से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में गैलापागोस आइलैंड जो कि यूएसए का पार्ट है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और अफ्रीकी महाद्वीप में कौन कौन पड़ते हैं? तो गैबोन, कांगो गणराज्य, नाइजर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया और एशिया में इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर के 13 देश होते हैं जो विषुवत रेखा से पर स्थित है। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो ये तो सबको पता होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायेजर प्रथम। तो वायेजर प्रथम बृहस्पति के अध्ययन करने वाला एक उपग्रह था, और इसे नासा ने 1979 में प्रक्षेपित किया था, और इसने बृहस्पति के छल्ले की खोज की थी, यानी कि जुपिटर के चारों तरफ ये जो रिंग फॉर्मेशन होता है इसी की खोज वोयेगर 1 ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? मॉडरेट लीडर इनमें से कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे ये। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष,
ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मॉडरेट नहीं थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी थे, जो कि वर्ष 1892 में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य होता है? तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर जो ये संसद के भीतर अनुमोदन अनिवार्य होता है। इसका अनुच्छेद 352 के तहत याद रखेंगे। आर्टिकल बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात जिसका आधार युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। अनुमोदन के पश्चात घोषणा एक बार में 6 माह के लिए परिवर्तन में बनी रह सकती है, यदि उसके पूर्व राष्ट्रपति ने इसे रद्द करने की घोषणा न की हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि मतदाताओं वाला सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें तो कोई सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो होना ही था। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधान परिषद के कितने सदस्य विधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 171 के अनुसार आप आर्टिकल भी याद रखेंगे। आर्टिकल 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के कुल 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाएंगे और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा, 112 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उन लोगों में से चुने जाते हैं तो विधानसभा के सदस्य नहीं है, और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन ए शिष्टाचार, यानी कि प्रश्न प्रदत्त अवस्था सदस्यों के आचरण एवं शिष्टाचार नियमों के अंतर्गत आती है। दल बदल क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है दल बदल के समय जो इधर से उधर मेंबर्स चले जाते हैं उनको क्रॉसिंग द फ्लोर कहा जाता है। इलेटिंग द फ्लोर कोई शब्दावली नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यानी कि राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा के अनुरूप पद पर बने रह सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया जाता है। ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 40 में और पार्ट 4, और ये किसका पार्ट है? तो डीपीएसपी का पार्ट है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में कौन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डीपीएसपी। अभी हमने जो देखा ये वेलफेयर स्टेट की कामना को पूर्ण करता है। अब्राहम लिंकन 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति के सिद्धांत से मेल खाता है। ये उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो सीडीपीओ दे रहे हैं तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो भारत शासन अधिनियम 1892 से शुरू हुई थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद के सदस्यों को परिषदवाद विवाद में भाग लेने, बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से इससे संबंधित प्रश्न करने का अधिकार
दिया गया था। किसमें? तो भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। तो किस सदस्य देशों की सहायता करता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसके भुगतान संतुलन में उनकी लघु असामयावस्था अवधि के दौरान। तो इमरजेंसी के समय उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, बीओपी क्राइसिस जिसको आप कहते हो, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्प अवधि के लिए इमरजेंसी के टाइम लोगों की सहायता करता है। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में GNP GDP के बराबर होता है? तो इसका सही मतलब होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में GDP और GNP बराबर होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और GNP बराबर क्या होता है? तो GDP प्लस O होता है। ये मतलब ओवरसीज से जो लोग पैसा भेजते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के उपक्रम है कहलाती है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। 43 का राइट आंसर भी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, निजी, सहकारी, संयुक्त क्षेत्रों का सम्मिलन होता है। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तवांग, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? 45। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके अंतर्गत जमींदारों और उसके विधिक अधिकारी को जमीन का स्वामित्व प्रदान किया गया तथा सरकार के लिए लगान का 89% नियत किया गया था। पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार धर्म में विकास। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान करने वाले अमेरिकी नागरिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संपादक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में स्थापित की गई थी। याद रखेंगे ये 1917 से चल रहा है और ये धर्म विकास के लिए नहीं है। किसके लिए है? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब आपको मैचिंग करना है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की ये किताब है और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉश ये किरण देसाई की बुक है और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय का है और द व्हाइट टाइगर ये अरविंद अडिगे का है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो मिसाइल का जनक सबको पता होगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 को आध्यात्मिक प्रक्षेपास्त्र के विकास के लिए समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखा था और इस मिसाइल विकास कार्यक्रम की कमान प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सौंपी गई थी, इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विषम शब्द पहचानना है आपको, तो विषम शब्द इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सेल। तो एक्सेल अन्य तीनों से भी नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप एवं मोजिला ये नेविगेटिंग प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, याद रखेंगे। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक कुंजी कहते हैं इसको। निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, एडहेसिव फोर्स। राइट आंसर आपका 52 का बी हो जाएगा, ये नहीं ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। राइट आंसर बी होगा ये। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपको बताना है कि कौन इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पराश्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का यांत्रिक तरंग होता है पराश्रव्य तरंग। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु सतत वेग से गतिमान रहेगी। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसके हम कहते हैं। तो 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हमको परम ताप, इसको परम शून्य कहलाता है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको हम कहते हैं,
यहाँ पर आणविक गति बिल्कुल भी बंद हो जाती है, कोई वाइब्रेशन नहीं होते हैं। ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बैटरी से संबंधित है। 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिरा। चुंबक के ध्रुव उसके सिरे पर सदैव अंतिम बिंदु भी उसके सिरे पर होते हैं। दो बिंदुओं के बीच असमान विभव होने पर परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है। एक पिंड किसी द्रव में तर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व लगभग बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो उसे जहां छोड़ा जाएगा वहीं पे रहेगा। उल्लेख क्यों ऐसा कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो उस द्रव पर तैरती है, लेकिन बराबर हो तो जहां है वो वहीं रहेगा। दूरबीन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र होता है दूरबीन। इसको आप टेलीस्कोप कहते हैं। और दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? 59। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। किस तरह के परिवर्तन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों में। तो परिशोधक का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन मोटर के द्वारा होता है और ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन थर्मियोनिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तथा वोल्टता निम्न वोल्टता में परिवर्तन के लिए, यानी कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तन के लिए ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं कार्बन स्टील में? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम होता है। साधारण कार्बन स्टील में लोहा और कार्बन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चोलवंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोलवंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है उत्तर मेरूर शिला अभिलेख। ये चोल साम्राज्य से रिलेटेड है और 10वीं शताब्दी का है ये। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से ये हमें जानकारी मिलती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? इसका राइट हो जाएगा, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप में परावर्तित होती रहती है। कांसा, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर और टीन का होता है। कॉपर 88% होता है और टीन 12% होता है। तो कॉपर और टीन का ये मिश्र धातु है। पीतल में कॉपर तथा जिंक तथा जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक होता है। पारा का अयस्क है, तो पारा का कौन सा अयस्क है? तो कैलोमल पारा का एक अयस्क होता है, कैलोमल। राइट आंसर सी हो जाएगा। वस्तुतः यह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, यानी कि Hg2Cl2। इसको हम कहते हैं कैलोमल। पारे का निष्कर्षण वास्तव में सीनेबार नामक अयस्क से किया जाता है, लेकिन अगर पारे के निष्कर्षण की बात किया जाए तो ये सीनेबार यानी कि HgS से किया जाता है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया जो होता है दोस्तों, 66 का राइट आंसर हो जाएगा। ये HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, तो कोई आंसर नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसमें HNO3 और HCl का जो अनुपात होता है वो 1:3 का रेशियो होता है। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड गैस का भी प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से फल पकते हैं पेड़ों के अंदर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान पर। आपको पता होगा कि E1/E2 इज इक्वल टू होता है T1/T2, यानी कि एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। परम शून्य ताप पर किसी गैस की गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है, अर्थात गैस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, परमाणु विस्फोट अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा परमाणु के द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण बनती है। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण का सूत्र आइंस्टाइन ने E = mc² से दिया था।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। मान लीजिए कि एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु टी है, प्रतिदर्श में आरंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 17 का 2t टाइम में। तो देखिए इसकी माध्य आयु टी है, यानी कि 50% क्षय हो जाता है टी समय में, ठीक है। तो शेष कितना, शेष क्षय होने में कितना समय लगेगा? टी टाइम में समय होने में लगेगा, तो शेष 50% बच गया, तो इसका आधा कितना होगा? 25। तो पहले 50 था, फिर 25, 75, यानी कि 2t टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एमजे स्लाइडेन और टी समान नामक वैज्ञानिकों ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एमजे स्लाइडेन और टी समान, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। इसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन, नॉट हीमोग्लोबिन है ये, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आहार नाल। छोटी आंत प्रभावित होती है और वो आहार नाल का एक हिस्सा है आपका। यह रोग सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में सबको पता होगा कि पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एड्रीनल को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं और ऑप्थैल्मिक आंख और दृष्टि से संबंधित होता है। सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्थैल्मिक आंख और दृष्टि से संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 76 का। 77 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो कैसे होता है रक्त का निर्माण? तो अस्थि मज्जा में होता है ये, जिसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तिल्ली पलीहा यानी कि स्प्लीन में पूरे शरीर का कुछ रक्त संचित रूप में रखती है। स्प्लीन में स्वक्त रक्तिकाओं का निर्माण होता है तथा लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है, याद रखेंगे। स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी बनते हैं लेकिन आरबीसी मरते हैं, तो तिल्ली को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। तो 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। निम्नलिखित में लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन सा है, आपको बताना है। तो लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म गॉर्डन लिजार्ड मैक्सिकन प्राणी है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। रेडियो कार्बन का निर्धारण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म से संबंधित है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं और पौधों के मध्य अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण किया जाता है और इसमें कार्बन 14 की उपस्थिति के आधार पर आयु की गणना की जाती है। वायु को शुद्ध करता है, कौन करता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करते हैं ऑक्सीजन दे करके। मैथिली भाषा बिहार के किन किन जिलों में बोली या प्रचलित है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा और मधुबनी दोनों में होता है। वैसे अगर हम बात करें कि मैथिली भाषा, तो दरभंगा, मधेपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया जिलों में बोली जाती है और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी अंकित है।
निम्न कथनों पर विचार करिए। तो 82 का मैं आंसर बता देता हूँ, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। अंग का शासक ब्रह्मदत्त एक पराक्रमी शासक हुआ करता था। फिर बाद में मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया और अंग राज्य की स्थापना अंग नामक राजकुमार ने की थी। निम्न में से कौन उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सब के सब इसकी विशेषताएं हैं। भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान निम्न में से किस महिला ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था? 84। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आम्रपाली। भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली नामक महिला ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी। उनका पुत्र जीवक चिकित्सा विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। आम्रपाली बुद्ध के विचारों से अत्यंत प्रभावित थी। वह बौद्ध संघ का सदस्य बनने वाली प्रथम महिला भी थी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। निम्न में से किस रेलवे जोन की रेल लाइनें बिहार से होकर के नहीं गुजरती हैं? तो 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर रेलवे। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 में हुई थी। तो बिहार में रेलवे का निर्माण मुगल सराय से बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर और भागलपुर होते हुए कलकत्ता ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तक हुआ था। पूर्वोत्तर पूर्व मध्य रेलवे आदि बिहार की प्रमुख रेल लाइनें हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार राज्य देश का 5वां स्थान रखता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इससे संबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आते हैं। पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान कब शुरू हुआ था? तो 87 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र पर कनिष्क के नेतृत्व में कुषाणों का प्रथम शताब्दी में अभियान शुरू हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम शताब्दी में। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में पाटलिपुत्र को शामिल कर लिया। यहाँ बौद्ध के विद्वान अशोघोष को अपने दरबार में स्थान दिया। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध एवं पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन स्थापित हो गया था। 88 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं रहे? तो 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। महात्मा गांधी के सहयोगियों में बृज किशोर प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, गोरख प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर शंभूशरण और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। और इनको बुलाने का काम किया था राजकुमार शुक्ल ने, तो वो तो थे ही। राज्य सिविल सेवा का आयोजन करने वाली संस्था बिहार में कौन सी है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 का 1, आर्टिकल याद रखेंगे 315 के आई में है, नॉट 1, 315 के आई में है ये। निम्न में से कौन बिहार में चलने वाली योजना है? क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। तो सब के सब बिहार में योजनाएं चल रही हैं, जो भी दिया गया है वो सब योजनाएं बिहार में चालू है। लो अब यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो 91 है। 91 का लोहे से बने एक ठोस समपरिज में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के एक घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा? तो प्रिज्म का पहले आप एरिया निकाल लो, फिर प्रिज्म का आयतन निकाल लेना, और एरिया और आयतन निकल जाएगा तो आप वेट निकाल लेना। यही पूछ रहा है, वेट ही तो पूछ रहा है आपसे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका क्या है? अगर परिमाप दिया हुआ है तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अंडर रूट, इससे आप एरिया निकाल लोगे। एरिया निकल आएगा, आपके सामने सब दिया हुआ है और निकल आएगा। यहाँ से तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब यहाँ से आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10 घन सेंटीमीटर, तो वहां से आयतन निकाल लोगे, v निकाल लोगे, और v आयतन निकल जाएगा। तो फिर आप लोग जानते हो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू आयतन। तो यहाँ से निकाल लोगे सभी लोग। तो यहाँ से अगर आप द्रव्यमान निकाल लोगे तो वो निकल आ जाता है 1570। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? 92। तो आयु का योग आप ऐसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, 40/4 × 14 बराबर 140 साल। ये हो जाएगा आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं तो आप मान सकते हैं, एक्स मान करके भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। आपको सिंपली क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करिए और पेयरिंग करिए। देखिए किसका पेयरिंग नहीं बनता है, तो 7 का पेयरिंग नहीं बनेगा, तो आंसर 7 हो जाएगा। माध्य अनुपात निकालना है, 2 पॉइंट नंबर दिए गए हैं। 94 का माध्य अनुपात क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए तो ये 0.33 आ जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा।
आपको कुछ नहीं करना है, 1.21 इंटू 0.09 ये करना है सिंपली। 95 क्वेश्चन नंबर, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी। मैं आंसर बता देता हूँ। हाल ही में भारतीय रेल ने अपने किस पड़ोसी देश को 10 डीजल रेल इंजन दिए हैं? तो ये बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज वाली रेल इंजन दिया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और 97 क्वेश्चन क्या है? तो मंगल ग्रह पर अमेरिका का तीसरा और अंतिम अंतरिक्ष अभियान जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर यान का नाम क्या है? आपको बताना है कि रोवर यान का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन ए, परसिवरेंस है वो। भारत की उस टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल को क्या नाम दिया गया है जिसका सफल परीक्षण जुलाई 2020 के दौरान उड़ीसा स्थित परीक्षण स्थल से किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ध्रुवास्त्र। तो हेलिना का अर्थ है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, जिसमें एक भाग प्रक्षेपात्र को हेलीकॉप्टर से जुड़ा जाता है। 15-16 जुलाई 2020 को उड़ीसा स्थित अंतरिम प्रक्षेपण स्थल यानी कि अंतरिम टेस्ट रेंज ITR से में इस प्रक्षेपात्र का सफल परीक्षण किया गया था। और किसके द्वारा विकास किया गया है इसका? तो DRDO के द्वारा। और इसका नाम ध्रुवास्त्र दिया गया है, और इसलिए कि यह प्रक्षेपात्र को स्वदेश निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव में लगाया जाएगा। विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा, 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। विश्व मानवता दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय रेल के पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत इन राजधानियों को किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया था। अब हम देखते हैं कि ये देखेंगे आज आगे के वीडियो में कि ये कहाँ तक पहुंचा है। अभी तक इस क्षेत्र के 3 राज्यों असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों तक ही रेलवे नेटवर्क जुड़ी हुई है। अब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की राजधानियों के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, याद रखेंगे। तो ये रहा हमारा जीनियस का प्रैक्टिस सेट 2। आप लोगों को ये कैसा लगा, कि आपके हेल्पफुल है कि नहीं है, प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।